नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आईपी स्टडी वीडियो लेक्चर्स में। आज हम एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं जिसका नाम है लिंग। यह व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसे हम पढ़ेंगे, समझेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। चलिए पाठ का आरंभ करते हैं। पाठ की शुरुआत में कुछ उदाहरण दिए हैं जिन्हें हम ध्यान से देखेंगे और उस पर गौर करेंगे। राजा और रानी बैठे हैं, गाय और बैल घास चर रहे हैं, स्त्री और पुरुष चाय पी रहे हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में राजा, बैल तथा पुरुष शब्दों से उनके पुरुष जाति के होने का बोध होता है और रानी, गाय एवं स्त्री शब्दों से उनके स्त्री जाति के होने का बोध होता है। स्त्री और पुरुष जाति के बारे में बताने वाले इन शब्दों को हम लिंग कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो हमें यह बताए कि वह पुरुष है या स्त्री है, वो शब्द लिंग कहलाते हैं। आइए इसकी परिभाषा समझते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। आइए अब जानते हैं लिंग के भेद के बारे में। तो हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। तो एक है पुल्लिंग तथा दूसरा है स्त्रीलिंग। आइए एक एक करके इन भेदों को समझते हैं। पहला भेद है पुल्लिंग। तो जो शब्द पुरुष जाति का बोध करवाते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। ऐसे शब्द जिनसे पता चले कि वह शब्द पुरुष है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे पिता, चाचा, नाना, कवि, लेखक आदि। तो यह सभी शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए यह पुल्लिंग है। अब जानते हैं स्त्रीलिंग के बारे में। तो जो शब्द स्त्री जाति का बोध करवाते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे बहन, शेरनी, चाची, गाय, लड़की, कोठरी, तस्वीर, चिट्ठी आदि। तो यह सभी शब्द जो उदाहरण में दिए हैं ये सब स्त्रीलिंग जाति का बोध कराते हैं, स्त्री जाति का बोध कराते हैं, इसलिए ये सभी शब्द स्त्रीलिंग है। अब हम सीखेंगे लिंग को किस तरह पहचाना जा सकता है। उनके नियम है, उसे हम समझेंगे, सीखेंगे और उसको पहचानने का प्रयास करेंगे। तो हिंदी भाषा में सजीव व निर्जीव दोनों ही संज्ञाएं लिंगों के अंतर्गत आती हैं। तो हिंदी में सजीव यानी लिविंग और निर्जीव यानी नॉन लिविंग थिंग्स दोनों ही चीजें लिंग के अंतर्गत आती हैं। जितनी भी संज्ञाएं हैं उनके लिंग का वर्गीकरण किया जा सकता है। पुरुष व स्त्री जाति का लिंग निर्धारण आसानी से हो जाता है, परंतु अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग पहचानने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, परंतु इस वीडियो के माध्यम से हम उसे भी सरल बनाने का प्रयास करेंगे। इनके लिए निश्चित नियम तो नहीं है, परंतु अभ्यास द्वारा इन्हें आसानी से समझा जा सकता है। इनके कोई निश्चित नियम नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे आसानी से पहचान सकते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। पहले हम जानेंगे पुल्लिंग की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। पुरुष जाति का बोध करवाने वाली संज्ञाएं सदैव पुल्लिंग में होती हैं, जैसे आदमी, पिता, लड़का। यह सब सामान्य नियम है। सामान्य नियम के अंतर्गत आता है कि जितने भी शब्द हैं जो पुरुष जाति का बोध करवा रहे हैं वे सभी पुल्लिंग हैं, जैसा भी हमने पुल्लिंग की परिभाषा में भी पढ़ा। तो यह एक सामान्य नियम है। दूसरा, जिन शब्दों के अंत में आ, आव, पन प्रत्यय जुड़े होते हैं वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटा, पागलपन, चढ़ाव आदि। तो ये सभी शब्द अप्राणीवाचक हैं, परंतु क्योंकि इनके अंत में आ, आव और पन जुड़ा है तो ये सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। अब यहाँ एक तालिका दी है जिसे हम समझेंगे कि कुछ स्थान और वस्तुएं कैसे पुल्लिंग के अंतर्गत आती है और उन्हीं स्थान और वस्तुओं में कुछ अपवाद भी उपस्थित है जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। उसका भी उदाहरण हम अलग से देखेंगे। पहला है अनाज। तो जो अनाज पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं वे है गेहूं, बाजरा, मक्का,
आदि, परंतु एक अनाज जिसका नाम है ज्वार वह स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। रत्नों में नीलम, पन्ना, मणिक, पुखराज आदि यह सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, परंतु एक अपवाद जो है मणि वो स्त्रीलिंग में आती है। फिर है ग्रह जिसमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध ये सभी पुल्लिंग है, परंतु पृथ्वी जिस पे हम निवास कर रहे हैं वह स्त्रीलिंग है। फिर है वृक्ष, आम, नीम, पीपल, बरगद ये सभी पुल्लिंग में आते हैं, परंतु इमली जो है वह स्त्रीलिंग में आती है। देशों के नाम जैसे भारत, जापान, रूस, चीन आदि ये सभी पुल्लिंग है, परंतु लंका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। मास यानी महीने जितने हैं मार्च, जून, अगस्त, अक्टूबर, ज्येष्ठ ये सभी पुल्लिंग है, परंतु मई का महीना स्त्रीलिंग के अंतर्गत माना जाता है। हमारी वर्णमाला जो हमने पिछले अध्यायों में पढ़ी है च, ट, प आदि ये सभी पुल्लिंग है, परंतु इ, ई और री स्त्रीलिंग है। जो हमारे द्रव्य हैं जिन्हें हमने संज्ञा में पढ़ा जैसे पानी, सोना, लोहा, घी ये सभी पुल्लिंग है, परंतु चांदी अपवाद है जो कि स्त्रीलिंग है। पर्वतों के नाम सतपुड़ा, हिमाचल, विंध्याचल आदि ये सभी पुल्लिंग है। उसी प्रकार समुद्र के नाम जैसे हिंद महासागर, अरब महासागर यह सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो यह थी तालिका जिससे हमने समझा कि कौन सी वस्तुएं या कौन से स्थान पुल्लिंग के अंतर्गत माने जाते हैं, और उसमें जो अपवाद था उसे हमने स्त्रीलिंग में अलग से समझा। अब हम स्त्रीलिंग की पहचान करना सीखेंगे। पहला, नक्षत्रों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं जैसे अश्विनी, रोहिणी, आद्र आदि। तो जितने भी नक्षत्र के नाम हैं वे सभी स्त्रीलिंग माने जाते हैं। उसी प्रकार संस्कृत के आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। आकारांत मतलब जिसके अंत में आ आए और वह संस्कृत का शब्द हो, वे सभी स्त्रीलिंग माने जाते हैं जैसे प्रतिज्ञा, माया, अहिंसा, कृपा, घृणा। तो ये सभी भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत माने जाते हैं। अगला नियम समझते हैं। प्रायः तत्सम इकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती है। तो तत्सम शब्द यानी संस्कृत के इकारांत शब्द, इकारांत यानी जिसके अंत में ई आए, जिस शब्द के अंत में ई आए वे सभी भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत माने जाते हैं जैसे नीति, शांति, भक्ति, जाति, कीर्ति आदि। परंतु इसमें भी एक अपवाद है, वो क्या है? कवि, रवि और अतिथि ये सभी शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अगला नियम, जिन शब्दों के अंत में आहट, आवट, इया और आस जैसे प्रत्यय लगते हैं वे सभी स्त्रीलिंग होते हैं जैसे घबराहट, सजावट, बुनावट, लड़खड़ाहट, डिबिया, मिठास आदि। तो इन सभी में प्रत्यय जुड़ा है आहट, आवट, इया और आस, इसीलिए ये सभी शब्द स्त्रीलिंग है। अगला नियम, नदियों के सभी नाम स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, रावी, नर्मदा आदि। अगला नियम, जितनी भी तिथियों के नाम है वे सभी स्त्रीलिंग होते हैं जैसे प्रथमा, तीज, द्वादशी, पूर्णिमा आदि। अगला, बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। हमारे भारत में अनेक बोलियां बोली जाती हैं और वे सभी बोलियां स्त्रीलिंग मानी जाती हैं जैसे खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, अवधी, राजस्थानी आदि। आप भी अपनी बोली पहचानिए और देखिए क्या वह स्त्रीलिंग है। अगला नियम, उकारांत तत्सम संज्ञाएं भी प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं जैसे वस्तु, वायु, मृत्यु आदि। उकारांत यानी जिसके अंत में उ लगा हो वे सभी संज्ञा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगी। अगला नियम, कुछ आहारों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं जैसे खिचड़ी, कचौड़ी, रोटी, पूरी, दाल, सब्जी। यह सभी
स्त्रीलिंग माने जाते हैं। अब कुछ विशेष बिंदु है जिसे हम समझेंगे। कुछ संज्ञा शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। कैसे? तोता, चीता, उल्लू आदि ये हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, परंतु जब हमें इसका स्त्रीलिंग रूप जानना हो तो हम क्या करते हैं? इनको स्त्रीलिंग में परिवर्तन करने के लिए इनमें मादा शब्द जोड़ा जाता है, जैसे मादा चीता, मादा तोता आदि। तो आप जब इन नामों के पहले मादा शब्द जोड़ देंगे तो वह स्त्रीलिंग रूप में परिवर्तित हो जाएगा। उसी प्रकार कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं, जैसे कोयल, चील, मैना, मक्खी, गिलहरी, मकड़ी आदि। अब जब हमें इनको पुल्लिंग में परिवर्तित करना हो तो हम क्या करेंगे? इनमें नर शब्द जोड़कर इसे पुल्लिंग बना देंगे, जैसे नर कोयल, नर चील आदि। आगे बढ़ते हैं और एक बिंदु और जानते हैं, वह क्या है? हिंदी भाषा में क्रिया लिंग के आधार पर ही प्रयोग की जाती है। हम जो भी क्रिया करते हैं वह निर्धारित करती है कि वह पुरुष है या स्त्री है। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, और यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। तो कर्ता यानी काम करने वाला यदि पुरुष है तो उसकी क्रिया अपने आप पुल्लिंग रूप में नजर आएगी, और करने वाला यदि स्त्रीलिंग है तो उसकी क्रिया भी अपने आप स्त्रीलिंग रूप में नजर आएगी। अब जानते हैं हम किस प्रकार पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बना सकते हैं। आइए एक एक करके इन्हें भी समझते हैं। पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए इन शब्दों के अंत में कुछ प्रत्यय जोड़े जाते हैं। अब एक एक करके उन प्रत्ययों को समझते हैं। पहला, अ को आ करके, जैसे शिष्य का स्त्रीलिंग रूप है शिष्या, वृद्ध का स्त्रीलिंग रूप है वृद्धा, सुत से बन जाता है सुता, और प्रिय से बन जाता है प्रिया। तो आपने देखा कैसे अ से हमने आ जोड़ के उसे स्त्रीलिंग बना दिया। अगला नियम देखते हैं। अ अथवा आ को ई करके, यानी किसी शब्द में अगर अ या आ लगा है तो हम उसमें ई जोड़कर उसे स्त्रीलिंग बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। देव से स्त्रीलिंग बनता है देवी, बेटा से बनता है बेटी, लड़का से बनता है लड़की, दादा से बनता है दादी, दास से बनता है दासी, चाचा से बनता है चाची। तो देखिए किसी के शब्द के अंत में अ था तो किसी में आ, लेकिन जब हमने उसमें ई जोड़ दिया तो वह खुद ब खुद स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गया। अगला नियम समझते हैं। अ या आ को इया करके हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं, जैसे खाट से बनता है खटिया, चूहा से बनता है चूहिया, लोटा से बनता है लुटिया, चिड़ा से बनता है चिड़िया। तो अ या आ को जब हम इया बना दे तो वह स्त्रीलिंग रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगला नियम, अंत में इन लगाकर, तो हम यदि किसी शब्द में इन लगा दें तो वह स्त्रीलिंग बन जाता है। कैसे? धोबी से धोबिन, पापी से पापिन, पुजारी से पुजारिन, सुनार से सुनारिन। तो देखिए हमने इन सभी शब्दों के अंत में इन जोड़कर उसे स्त्रीलिंग रूप में परिवर्तित कर दिया। अगला नियम समझते हैं। अंत में आनी लगाकर, जब हम शब्द के अंत में आनी लगा देते हैं तो वह किस प्रकार से स्त्रीलिंग बन सकता है, चलिए देखते हैं। जेठ में हमने जब आनी लगाया तो वह बन गया जेठानी। भव में जब हमने आनी लगाया तो वह बन गया भवानी। सेठ में आनी लगाने पर वह बना सेठानी। नौकर से नौकरानी तथा देवर से देवरानी। अगला नियम है अंत में आइन लगाकर। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? शब्द के अंत में आइन प्रत्यय लगाएंगे और स्त्रीलिंग बनाएंगे। जैसे लाला से बना ललायन, चौबे से बना चौबाइन, पंडित से बना पंडिताइन, ठाकुर से बना ठकुराइन, हलवाई से बना हलवाइन। अगला नियम, अक को इका करके। कैसे? जैसे अध्यापक के अंत में लगा है अक
तो हमने इसमें इका जोड़ के बना दिया अध्यापिका। सेवक के अंत में लगा है अक, हमने उसमें इका जोड़कर बना दिया सेविका। नायक से बना नायिका, संपादक से बना संपादिका, बालक से बना बालिका, लेखक से बना लेखिका। तो अक को हमने इका बनाकर उसे स्त्रीलिंग रूप में परिवर्तित कर दिया। अगला नियम, वान का वती तथा मान का मति करके हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। कैसे? गुणवान में वान लगा है जिसमें हम वती लगाकर बना देंगे इसे गुणवती। धनवान में वान लगा है जिसमें वती लगाकर हम इसे बना देंगे धनवती। भगवान से बन जाएगा भगवती। श्रीमान जिसके अंत में मान लगा है, अब उसमें हम मति लगाकर उसे क्या बना देंगे श्रीमती। आयुष्मान से बनेगा आयुष्मती। बुद्धिमान से बनेगा बुद्धिमती। चलिए अगला नियम समझते हैं। अन्य पुल्लिंग शब्द तथा उनके स्त्रीलिंग रूप। अब कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिसमें आप कोई प्रत्यय नहीं जोड़ते हैं लेकिन फिर भी उसके स्त्रीलिंग रूप बनाए जा सकते हैं। जैसे पति से पत्नी, सम्राट से सम्राज्ञी, बैल से गाय, विद्वान से विदुषी, पुरुष से स्त्री। तो ये थे हमारे पुरुष से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम जिन्हें हमने समझा और उम्मीद करती हूँ आप इनको अभ्यास करके इसे और ज्यादा मजबूत बनाएंगे। आइए संक्षेप में एक बार फिर से पाठ को दोहराते हैं। जिन शब्दों से स्त्री और पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। बहुत अच्छे। लिंग के हमने 2 प्रकार जाने, कौन कौन से? जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं और जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से शब्द हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चित्रकार, प्रबंधक, सेक्रेटरी आदि। अब ये ऐसे शब्द हैं जो पुरुष के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं और स्त्री के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। अब इन शब्दों का अंतर तभी पहचाना जा सकता है जब इसका वाक्य में प्रयोग किया जाए। जैसे भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का आज जन्मदिन है। यह है स्त्रीलिंग क्योंकि हमने इसमें नाम जोड़कर उसको पहचानने का प्रयास किया। उसके विपरीत भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का आज जन्मदिन है और यह है पुल्लिंग। क्यों? क्योंकि हमने इसमें नाम जोड़कर इसे पहचानने का प्रयास किया। तो यह था हमारा आज का अध्याय लिंग, जिसे हमने अच्छे से समझने का प्रयास किया। अभ्यास करते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। आज का अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर से मिलते हैं नए अध्याय के साथ। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।